नमस्कार दोस्तों, सूरज स्टडी बुक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं प्रखर तिवारी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम एक करंट टॉपिक जो कि संविधान के एक महत्वपूर्ण खंड से जुड़ता है वो लेकर आपके सामने आए हैं। आज हम संविधान में जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है उससे संबंधित जो प्रावधान है उसको लेकर आए हैं। इसके कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा, यदि आप न्यूज़ फॉलो करते होंगे, कि अभी जो नए चीफ जस्टिस जो 53rd नंबर के होने वाले हैं, जस्टिस सूर्यकांत, उनको रिकमेंड किया गया है हमारे तत्कालिक अभी जो चीफ जस्टिस हैं बी.आर. गवाई, चीफ जस्टिस जो बी.आर. गवाई हैं, उनके माध्यम से इनका जस्टिस सूर्यकांत को नए चीफ जस्टिस के रूप में, मतलब 53 नंबर के चीफ जस्टिस के रूप में रिकमेंड किया गया है। मतलब जब ये रिटायरमेंट होगा, गवाई जी का रिटायरमेंट है नवंबर 2025 में, तो 2025 नवंबर के बाद 53rd नंबर के हमारे जो चीफ जस्टिस होने वाले हैं वो सूर्यकांत जी होने वाले हैं। ठीक है, तो हम आज ये समझेंगे कि कैसे अपॉइंटमेंट होता है चीफ जस्टिस का। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम भारतीय संविधान में जो मुख्य न्यायाधीश के अपॉइंटमेंट से संबंधित जो प्रावधान है उसको यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के एक में सब क्लॉज 1 में चीफ जस्टिस के बारे में बताया गया। मतलब भारत का एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीश होंगे, मतलब सुप्रीम कोर्ट होगा और एक मुख्य न्यायाधीश होगा तथा अन्य न्यायाधीश होंगे। ऐसा प्रावधान कहाँ मिलता है आपको? अनुच्छेद 124 के सब क्लॉज 1 में मिलता है। ठीक है, उसके बाद भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और उसका प्रमुख कौन होगा? चीफ जस्टिस होगा, सीजीआई बोलते हैं। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ये सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा? प्रमुख होगा। हमारे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 26 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। ये कुछ बेसिक फैक्ट हैं। अब यहाँ से हम अपॉइंटमेंट के बारे में देखेंगे। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब जो सीजीआई हैं, इनका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कई बार डायरेक्ट आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, एमसीक्यूज में, कि चीफ जस्टिस का जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर व मुद्रा आधारित अधिपत्र, मतलब स्टाम्प और साइन के साथ, जो नोटिस के द्वारा इनको अपॉइंट करता है, अधिपत्र के द्वारा। ठीक है, मुद्रा एवं हस्ताक्षर मतलब साइन और स्टाम्प लगाकर जो एक नोटिस के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट करता है सीजीआई का। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, परंपरागत रूप से सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है वही सीजीआई होता है। ठीक है, वरिष्ठतम न्यायाधीश मतलब जो सीनियर मोस्ट होता है, जो सीनियर मोस्ट होता है वही क्या होता है? सीजीआई बनने के लिए योग्य माना जाता है, वही पात्र होता है। ठीक है, तो अभी बी.आर. गवाई जैसे सबसे ज़्यादा मतलब सबसे सीनियर हैं, उनके बाद जो सेकंड सीनियर हैं वो सूर्यकांत जी होने वाले हैं, इसीलिए उनको अपॉइंट किया जाएगा नेक्स्ट सीजीआई के रूप में। ठीक है, हमारे संविधान में मेंशन नहीं है ये, लेकिन ये परंपरा में बन गई है कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा ही जो सीजीआई होते हैं या अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो कॉलेजियम के द्वारा ही होती है। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आगे कि कॉलेजियम किसको बोलते हैं। ठीक है, कॉलेजियम कुछ नहीं होता, जो सीनियर मोस्ट जो जजेस होते हैं ना, मतलब जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनसे मिलकर बनता है कॉलेजियम। ठीक है, कॉलेजियम प्रणाली को थर्ड जजेस केस, जो 3 न्यायाधीशों वाले मामले, मतलब थर्ड जजेस केस में विकसित किया गया था। चलिए, अब ये तीनों केसेस के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफ देख लेते हैं। पहले देखो, ये कॉलेजियम वाला जो मसला है वो क्यों उठता है। देखो, संविधान का जो अनुच्छेद 124 सब क्लॉज 2 है, संविधान का अनुच्छेद 124 सब क्लॉज 2 है, ये सीजीआई की नियुक्ति के बारे में बताता है, मतलब सीजीआई तथा अन्य लोगों की नियुक्ति के बारे में बताता है। तो इसमें एक शब्द है, देखो क्या लिखा है? सीजीआई की नियुक्ति इस प्रयोजन के लिए आवश्यक न्यायाधीशों के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर व मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा गया है कि न्यायाधीशों के परामर्श पर सीजीआई की नियुक्ति की जाएगी। तो यहाँ जो मेन मुद्दा बना था ना, वो इसी चीज का बना था कि जो परामर्श है इसका मतलब क्या है। मतलब परामर्श हम जैसे किसी को देते हैं, किसी को सलाह देते हैं, परामर्श देते हैं, तो वो माने ना माने उसके लिए बाध्य नहीं होता। तो क्या यह परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है कि नहीं है, इस पर बहुत चर्चा हुई। ठीक है, और यहीं से कॉलेजियम की जो नींव है वो रखाई। देखो, मुख्य न्यायाधीश के, इसमें लिखा है कि मुख्य न्यायाधीश के अलावा अगर किसी न्यायाधीश की अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है तो उसमें सीजीआई का परामर्श अनिवार्य है। ठीक है, मतलब अगर सीजीआई का अपॉइंटमेंट करना है तो जो सीनियर मोस्ट अदर न्यायाधीश होंगे उनका परामर्श आवश्यक है, और अगर सीजीआई के छोड़कर कोई और का करना है तो उसमें सीजीआई तो शामिल होना ही चाहिए, ये बोला गया। ठीक है, अब कॉलेजियम व्यवस्था की शुरुआत यहीं से हुई। क्यों हुई? देखो, ये परामर्श वाला जो शब्द था, ये पहला चीज। दूसरा चीज यहाँ पर लिखा है न्यायाधीशों
कितने न्यायाधीश शामिल होंगे ये नहीं पता बताया यहाँ पर, ठीक है। आवश्यक न्यायाधीश बोला तो आवश्यक कितने न्यायाधीश शामिल होंगे कैसे पता चलेगा? तो ये जो न्यायाधीशों की संख्या और ये परामर्श वाला जो शब्द है, इसी को निर्धारित करने के लिए कॉलेजियम का स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहला केस एसपी गुप्ता केस जिसको हम बोलते हैं, एसपी गुप्ता केस आया था 1982 में, जिसको फर्स्ट जजेस केस भी बोलते हैं, फर्स्ट जजेस केस या एसपी गुप्ता केस बोलते हैं। इसमें यही बोला गया कि जो परामर्श है ना, ये बाध्यकारी नहीं है। मतलब एक सिंपल सा उसमें क्लियरिटी दे दिया गया कि भाई परामर्श मानना जरूरी थोड़ी होता है। किसी का कोई परामर्श देता है तो जरूरी नहीं कि आप उसको माने, जो हमको सही लगेगा हम मानेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं मानेंगे। तो यही वाला मुद्दा यहाँ रखा गया था कि क्या परामर्श बाध्यकारी है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, परामर्श बाध्यकारी नहीं है। ये मतलब राष्ट्रपति, मतलब मंत्रिपरिषद का सिफारिश पर ही राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, ठीक है। राष्ट्रपति कोई काम खुद से नहीं करता है, वो अधिकतर मंत्रिपरिषद के हिसाब से ही चलता है, ठीक है। तो जो भी राष्ट्रपति का जो भी वो होगा, वो परामर्श माने या ना माने उससे मैटर नहीं करता, ये बोला गया फर्स्ट जजेस केस में। फिर सेकंड जजेस केस में थोड़ा और क्लियर हुआ। सेकंड जजेस केस 1953 में आया। इसमें बोला गया कि परामर्श ना बाध्यकारी है, परामर्श बाध्यकारी होगा आपसे, ठीक है, ये बोल दिया गया। तो अब ये उलट गया ना, इसका जो था, जो बाध्यकारी नहीं है बोला था, उस केस को पूरा उलट दिया, बाध्यकारी होगा बोल दिया। और इसमें कॉलेजियम का बता दिया कि मतलब कितने न्यायाधीश शामिल होंगे, एक चीफ जस्टिस और 2 अन्य मुख्य जो और सीनियर मोस्ट न्यायाधीश होंगे, वो दोनों मिलकर कॉलेजियम बनाएंगे, ये बता दिया गया यहाँ पर, ठीक है। कौन कौन शामिल होंगे? एक जो है ये कौन है, सीजेआई है, ठीक है। और ये जो सीनियर मोस्ट 2 और होंगे सीजीआई के अलावा, वो दोनों शामिल होंगे। तो पहला जो 1983 में जो सेकंड जजेस केस आया, उसमें पहली बार कॉलेजियम की संख्या बता दी गई कि 3 जजों से कॉलेजियम बनेगी, ठीक है। यहीं से स्टार्ट हुआ कॉलेजियम का। अब इसके बाद जो थर्ड जजेस केस आया, जो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हुई। 1998 में थर्ड जजेस केस आया। इसमें क्या बोला गया कि कॉलेजियम व्यवस्था 1+4 में होगी, 1+4 में होगी। मतलब 5 लोगों का कॉलेजियम होगा, जिसमें एक चीफ जस्टिस होगा और 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। इनसे कॉलेजियम बनेगा। और इसमें कहा गया कि सहमति के आधार पर निर्णय होगा, संख्या के आधार पर नहीं होगा। मतलब अगर कॉलेजियम में 5 लोग हैं, तो अगर मान लो किसी ने 3 लोगों ने बोल दिया कि हम इसको कर देंगे अपॉइंटमेंट, जो नाम सुझाव गया है, और 2 ने बोला कि नहीं करना है। तो पहले क्या होता था ये वाले केस में, जब 3 लोग होते थे, कि 2 ने सुझाव दिया, एक अगर उसमें सहमत नहीं है, फिर भी उसको अपॉइंट कर लेते थे। तो ये जो थर्ड जजेस केस आया, उसमें बोले कि ये ऐसा अलग अलग नहीं होना चाहिए, सबका मत समान होना चाहिए। मतलब 5 जज किसी एक का नाम ही रिफर करेंगे, ठीक है। मतलब एकदम सहमति के साथ किसी का नाम रिफर करेंगे। और अगर सहमति नहीं होता है, अगर कोई भी इसमें क्या बोलते हैं असहमत होता है, तो कोशिश करेंगे सहमत करने का, और नहीं होगा तो जो सीजीआई होगा इसके पास रहेगा थोड़ा एक्सट्रीम राइट, ठीक है। 2-2 में अगर हो जाता है, अगर 2-2 हो जाता है तो फिर चीफ जस्टिस के हिसाब से हो जाएगा, लेकिन कोशिश किया जाएगा कि सहमति के आधार पे किया जाए, ठीक है। मतलब सहमति को मेन फोकस पे रखा गया। और इसमें बोला गया कि जो अपॉइंटमेंट हो, ये जो सिफारिश होगा, जो कॉलेजियम का सिफारिश होगा, वो मौखिक नहीं होगा, लिखित होगा। तो ये थर्ड जजेस कैसे बहुत सारी चीज़ें आई थी, यहीं से कॉलेजियम व्यवस्था की शुरुआत हुई है। और अभी जो अपॉइंटमेंट होता है ना, वो कॉलेजियम से ही होता है, कि जो 5 लोगों का जो समिति है वो तय करता है कौन जो सीनियर मोस्ट होगा, उसके नाम पर सब बातचीत करते हैं, मंत्रणा करते हैं, और मंत्रणा के बाद एक निर्णय पे पहुंचते हैं, ठीक है। और फिर वो नाम को हम लोग राष्ट्रपति के पास भेजते हैं और राष्ट्रपति उसका अपॉइंटमेंट करता है, ठीक है। चलो योग्यता देखो कैसी कैसी योग्यता है। 124 का सब क्लॉज 3 है, ये सीजीआई की योग्यता के बारे में बताते हैं। सबसे पहला, भारत का नागरिक हो, ठीक है। कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, ठीक है। 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, या 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो, मतलब एडवोकेट रहा हो, प्रैक्टिस किया हो 10 वर्षों तक लॉ का उसने, तब 10 वर्ष तक या तो वो एडवोकेट रहा हो, ठीक है, या 5 वर्ष तक क्या रहा हो, जज रहा हो, ठीक है। 5 वर्ष तक क्या रहा हो, जज रहा हो, क्लियर। उसके अलावा जो थर्ड है, यही सबसे थोड़ा मतलब बोल सकते हैं विवादास्पद मुद्दा हो जाता है कि अब राष्ट्रपति के मत में यदि कोई प्रखर विद्वान है, मतलब विधि से संबंधित पारंगत विधिवेत्ता जिसको बोलते हैं, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है, तो राष्ट्रपति उसको नामित कर सकता है, उसको सीजीआई के लिए नामित कर सकता है, ठीक है। ये चीज बोला गया। अब इसका पैमाना क्या है ये नहीं दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अब राष्ट्रपति के नज़र में अगर कोई विधि का अच्छा जानकार है तो वो भी सीजीआई बनने की योग्यता रखता है। तो 3 योग्यता के बारे में बात हुई। नागरिक होना जरूरी है, उसके अलावा क्या होना चाहिए, 5 साल तक या तो जज रहा हो किसी उच्च न्यायालय में, या तो 10 साल तक अधिवक्ता रहा हो, या तो
पारंगत विधिवेत्ता हो, ठीक है, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो, ठीक है। कार्यकाल की बात है तो कार्यकाल 65 वर्ष मैक्सिमम होता है। 65 वर्ष मतलब एज अगर 65 वर्ष हो गया तो ये मैक्स एज होता है। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में 1 साल 1.5 साल अधिक से अधिक, उससे ज़्यादा कोई नहीं टिकता, क्योंकि वो 64-65 साल की 64 साढ़े 64 63 साल में एंट्री लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो कितने टाइम तक सर्वाइव कर पाएंगे। इसीलिए 65 साल में उनका क्या हो जाता है, रिटायरमेंट हो जाता है। कार्यकाल निश्चित नहीं है कब तक रहेंगे, वही मैंने बताया 1 साल हो 2 साल जितना भी हो, 65 वर्ष की आयु तक होना चाहिए, ठीक है। स्वेच्छा से त्यागपत्र भी दे सकता है राष्ट्रपति को, ठीक है। स्वेच्छा से अपने पद छोड़ने का त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को सौंपता है। पद की शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है, और अगर राष्ट्रपति नहीं तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति भी शपथ दिला सकता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, राष्ट्रपति जनरली शपथ दिलाता है, अगर राष्ट्रपति नहीं है तो कोई नियुक्त कर देगा किसी को, तो वो शपथ दिला देगा। शपथ का जो प्रारूप है 124 के सब क्लॉज 6 में लिखा है। इसमें वही शपथ लेता है कि संविधान के प्रति निष्ठा रखूंगा, ठीक है, भारत की एकता एवं अखंडता को बना के रखूंगा, ठीक है, कोई भी अनफेयर प्रैक्टिस नहीं करूंगा, मतलब आप जो नेचुरल जस्टिस का नियम है उसको फॉलो करेंगे, इस तरह की इसमें प्रारूप है शपथ का। तो याद रखना ये संविधान पर श्रद्धा रखने की शपथ लेता है, ठीक है, संविधान के जो मूल्य है उस पर श्रद्धा रखने का शपथ लेता है, ठीक है। वेतन एवं भत्ते द्वितीय अनुसूची में है, ठीक है। आपको पता होगा कि गवर्नमेंट के जो जितने मेन जो मुख्य पदाधिकारी हैं, अनुसूची 2 में उनके वेतन एवं भत्तों के बारे में चर्चा होती है। तो इनकी भी चर्चा जो है, इनके जो वेतन एवं भत्तों की चर्चा है अनुसूची 2 में है, ठीक है, जिसे संसद चाहे समय समय पर संशोधित कर सकती है, बढ़ा सकती है, लेकिन कोई अहितकारी परिवर्तन करके कम नहीं कर सकती, ठीक है। मतलब बढ़ाने का अधिकार है, लेकिन एकदम ऐसा कम नहीं कर देगी कि उसकी सैलरी को ही बिल्कुल घटा के जितना सैलरी है उसका 50% कर दे, तो ऐसा नहीं, ठीक है। कोई अहित उनके पद में रहते हुए कोई मतलब अहित तरीके से कोई परिवर्तन नहीं करेगी संसद, ये लिखा हुआ है, ठीक है। संसद पद से हटाने के क्या तरीके हैं, तो महाभियोग इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जाता है, ठीक है। इम्पीचमेंट की प्रक्रिया जो है 124 के सब क्लॉज 4 में दी गई है। 2 आधार हैं, प्रूव्ड मिसबिहेव और इनकम्पेसिटी, मतलब सिद्ध दुराचार या कदाचार जिसको बोलते हैं, कदाचार बोलते हैं इसको, कदाचार, और इसको असमर्थता बोलते हैं, ठीक है, या अक्षमता भी बोलते हैं इसको, अक्षमता, ठीक। कदाचार और अक्षमता के आधार पर हटाया जाता है। कदाचार का मतलब कोई भ्रष्ट प्रैक्टिस कुछ कर रहा है या न्यायालय की जो गरिमा है उसको भंग कर रहा है, कुछ गलत आचरण कर रहा है, तो ऐसे आधार पर हटा सकता है। अक्षमता मतलब तबियत खराब हो गया मान लो, या कुछ ऐसी बीमारी हो गई या कुछ और हो गया जिससे वो सक्षम नहीं है अपने पद की निभाने के लिए, तो उनको हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा, ठीक है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, याद रखना, दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। ये जब प्रक्रिया चलती है तो पहले सदन में चर्चा होगा, पारित होगा, दूसरे सदन में इन जो सीजीआई पर चल रहा है उसको मौका मिलता है अपनी बात रखने का, ठीक है। वो अपने द्वारा या तो अपने द्वारा नियुक्त किसी प्रतिनिधि के द्वारा अपना वक्तव्य रख सकता है। अगर वक्तव्य के बाद पास हो गया जो दूसरे सदन से भी प्रस्ताव विशेष बहुमत से, तो हट जाएगा फिर वो, ठीक है। फिर उसके बाद राष्ट्रपति के साइन के बाद वो तुरंत हट जाएगा, ठीक है। चलो, शक्तियां एवं कार्य, क्या क्या कार्य है भाई, तो मुख्य न्यायिक अधिकारी होता है। अब भाई सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो इंडिया का सबसे मुख्य जो न्यायिक अधिकारी है वो कौन होगा, सीजीआई होगा। जो मामलों का आवंटन है, केस अलोकेशन यही करते हैं, इसको मास्टर ऑफ रोस्टर बोलते हैं, मतलब कौन सा जज किस केस को देखेगा, कौन कितना इंपॉर्टेंट केस को देखेगा, ये सब जो निर्णय है ये सीजीआई लेता है, ठीक है। पीठ फॉर्मेशन वही है, पीठ फॉर्मेशन का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल पीठ बनाते हैं 3, 5, 7 ऐसे नंबर में, तो कौन से पीठ में कौन काम करेगा, किस पीठ के लिए कौन सा केस अलॉट होगा, ये सब जो काम है ये सीजीआई के हाथ में होता है, ठीक है। न्यायिक नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को परामर्श देता है, जैसे कुछ न्यायिक नियुक्ति कराना है, जैसे मान लो कार्यकारी न्यायाधीश की जरूरत पड़ गई, तत्कालिक में कोई न्यायाधीश मिल नहीं रहा है, तो वो सब जो नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति को सिफारिश कौन देगा, सीजीआई देगा, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का प्रशासनिक प्रमुख भी होता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन हेड। अब सर्वोच्च न्यायालय उनका ऑफिस है तो उस ऑफिस का हेड कौन होगा, सीजीआई होगा, ठीक है। विशेष भूमिका, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है, मतलब ये सेकंड केस पे है। पहले अगर राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन बनता है, उपराष्ट्रपति बनता है। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तब जाके कौन बनेगा, सीजेआई जो रहेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम करता है, ठीक है,
एक्टिंग प्रेसिडेंट। पहले राष्ट्रपति अगर नहीं है तो उपराष्ट्रपति बनेगा, उपराष्ट्रपति नहीं है तो सीजीआई बनेगा। ठीक है, तो ये एक भूमिका हो गई उनकी जो अनुच्छेद 65 में वर्णित है। ठीक है, और इसके अलावा संवैधानिक मामलों में मुख्य भूमिका निभाते हैं। मतलब आप अगर पता होगा या नहीं भी पता तो अनुच्छेद 143 है हमारे अनुच्छेद में, जो संवैधानिक सलाह है राष्ट्रपति वो सीजीआई से मांगता है। कुछ मुद्दों पर अगर राष्ट्रपति को कुछ मंत्रणा करनी है, कोई सलाह लेना है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट से मैं एससी लिख लेता हूँ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से क्या करता है, सलाह मांगता है। तो ये जो सलाहकारी जो शक्ति है राष्ट्रपति की 143, वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगने की शक्ति देता है। तो इस मामलों पर जो परामर्श देने का अधिकार है किसको, सीजीआई को या सुप्रीम कोर्ट को, राष्ट्रपति को। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ देख लो। मुख्य न्यायाधीश सबसे पहले कौन थे, एच जे कानिया, मतलब हरिलाल जे कानिया 1950 में पहले चीफ जस्टिस बने थे। अभी हम वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं हमारे, उसमें 1+33 चलता है। समय समय पर संसद इस संख्या को बढ़ा या कम कर सकती है। संविधान की स्टार्टिंग में 1+8 था। ठीक है, वो धीरे धीरे बढ़ के अभी 1+33 हो गया है। ऐसे समय समय पर संसद कार्य के अनुसार उसको बढ़ाती रहती है, तो संख्या को बढ़ा सकती है। ठीक है, सीजीआई का जो मुख्य बिल्डिंग है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, आपको पता होगा नई दिल्ली में हमारा सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खंडपीठ स्थापित कर सकती है अलग जगहों भी। सुप्रीम कोर्ट खंडपीठ भी स्थापित कर सकती है अन्य जगहों पर, या सुप्रीम कोर्ट की जो उसको है राष्ट्रपति के सिफारिश से या राष्ट्रपति के आदेश पर अपने स्थान को भी परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, तो ये मुख्य फैक्ट हो गए। अपॉइंटमेंट में हमने क्या देखा, कॉलेजियम सिस्टम के बारे में हमने अच्छे से समझा। कॉलेजियम 1+4 के रेशियो से बनता है। 1 मतलब चीफ जस्टिस और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश मिलकर बनाते हैं, सबकी सलाह और सहमति से। जो सीनियर मोस्ट जज होता है कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, चीफ जस्टिस के बाद वो नेक्स्ट सीजीआई बनता है। उसी क्रम में अभी जो सूर्यकांत जी हैं, जस्टिस सूर्यकांत जी, वो हमारे 53rd नंबर के सीजीआई होने वाले हैं। तो इसको आप बार बार देखें, ये पूरा सीजीआई के अपॉइंटमेंट से संबंधित, उनको पद से हटाने, पद के उनके गरिमा, उनके कार्यकाल, उनके जो योग्यता है उससे संबंधित हमने प्रावधान देख लिए हैं। तो ये वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें इसको, और जो भी हमारे लिए सुझाव होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।